हाँ, तो हम कह रहे थे कि लीफ में आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, उसी एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स के बीच का जो स्पेस है, बेसिकली ये स्टोमेटा है, ये दोनों तो गार्ड सेल है, पर इस पूरे को स्टोमेटल अपैरेटस बोल देते हैं। स्टोमेटल अपैरेटस ये सिचुएटेड है कहां पे? ये सिचुएटेड है एपिडर्मल रीजन में, और इसके ठीक नीचे जो मेसोफिल है उसके अंदर हमने स्पंजी टाइप के सेल्स को देखा है, और इसके बीच में ये सब स्टोमेटल कैविटीज हैं। आप देखिए कि लगातार जो हीटिंग होती है किससे? सनलाइट से, उसकी वजह से सेल्स जो हैं उनके सरफेस पे जो वाटर होता है वो वेपर बनकर इन कैविटीज में कलेक्ट होता रहता है। जैसे जैसे ये वेपर्स बाहर की तरफ ट्रांसपायरेशन से डिफ्यूज होती है, डेफिनेटली अंदर वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो ये वाटर वेपर रिलीज हो रही है ट्रांसपायरेशन से, तो फिर जो सरफेस पे वाटर की फिल्म है ये अगेन इवेपोरेट होके यहाँ पे वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो आपकी मेसोफिल सेल्स हैं, इन मेसोफिल सेल्स की सरफेस पे जो बाइंड वाटर है वो एक फिल्म की फॉर्म में इसके ऊपर लगा हुआ है। जब वेपर इवेपोरेट हो रही है और बाहर डिफ्यूज हो रही है तो ये और ज्यादा वेपर को रिलीज करेंगे, तो फिर ये सरफेस पे जो वाटर है जब इवेपोरेट होके बाहर जाएगा तो और वाटर यहाँ पे निकल के सरफेस पे आएगा, और इस वाटर के यहाँ पे रिलीज होने से ये फिल्म एक टेंशन फील करेगी और एक तरह की कर्वी सरफेस डेवलप कर लेगी। सरफेस टेंशन जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाटर की सरफेस हमेशा एक टेंशन में रहती है परपेंडिकुलर, और जब वहां से वाटर लॉस होगा तो ये टेंशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ये अपनी पास वाली सेल की सरफेस से वाटर को ड्रॉ करेंगी। इस तरह से ये सभी सेल्स अल्टीमेटली वाटर को कहां से ड्रॉ करेंगी? जहां से लीफ को वाटर मिल रहा है, एंड दैट इज द वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ। और वो वेस्कुलर बंडल कहां पर है? वो वेस्कुलर बंडल बेसिकली प्रेजेंट है लीफ की वेन्स में। वेन्स, और वेन्स सारी कहां जा रही है? मिडरिब में। हम जानते हैं लीफ कुछ इस तरीके से होती है, ये वेस्कुलर सप्लाई स्टेम से आई, ये मिडरिब है, मिडरिब से वेन्स होंगी, और वेन्स के बीच बीच में मेसोफिल टिश्यू होगा। तो देखिए आप, ये जो मेसोफिल टिश्यू है ये इन वेन्स से वाटर ले रहा है। इस वेन्स के सेक्शन को हम कट करेंगे तो हमें यहाँ वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, यहाँ जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। तो इस लीफ वेन्स में पत्तियों की शिराओं के जाइलम से यहाँ वाटर लिया जा रहा है। ये लीफ वेन किससे जुड़ी हुई है? मिडरिब से। मिडरिब किससे जुड़ी हुई है? स्टेम से। तो जब लगातार वाटर का लॉस हो रहा है किससे? ट्रांसपायरेशनल प्रोसेस से। तो स्पॉन्जी टिश्यू हो या पेलिसेड टिश्यू, मेसोफिल सेल्स की सरफेस पे जो वाटर फिल्म है वो कर्वी हो रही है, उसमें एक सरफेस टेंशन डेवलप हो रही है और वो अपनी पास वाली सेल्स से वाटर को ड्रॉ कर रही है, और फाइनली वो सब वाटर को किससे ड्रॉ कर रहे हैं? वेस्कुलर बंडल से। वेस्कुलर बंडल मींस जाइलम से। जाइलम किसका है? वेन्स का, और वेन्स का जाइलम किससे जुड़ा हुआ है? मिडरिब से, मध्य शिरा, और फिर वो जुड़ी हुई है तने के जाइलम से। तो अल्टीमेटली इन सारी लीव्स के थ्रू, इन सारी पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसका खिंचाव, उससे होने वाले जल के त्याग का जो सम्मिलित प्रभाव है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस लॉस ऑफ वाटर कॉजेस ए सक्शनल पुल ओवर स्टेम जाइलम। तने के जाइलम पर ये एक प्रकार का सक्शनल, एक चूषण दाब उत्पन्न करेगा, एक खिंचाव उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से जड़ के जाइलम से तने के जाइलम में वाटर एक कॉलम के फॉर्म में मूव करेगा। किनसे होकर? जाइलम के ट्रेकियरी एलिमेंट से होकर, जैसे ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेकिड्स होती हैं क्योंकि इनकी ल्यूमेन नैरो होती है, तो इनमें और ज्यादा आसानी से वाटर का असेंडिंग मूवमेंट हो सकता है। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी ज्यादा हाइट तक इस वाटर कॉलम के बनने के लिए क्या ये ट्रांसपायरेशनल पुल सफिशिएंट है, और फिर ये इस हाइट तक कंटिन्यू कैसे बना रहेगा, ये ब्रेक होगा या नहीं? तो यही चीज इस थ्योरी में समझाई जाती है जिसे कहा गया ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी। तो यहां सबसे पहले हमने समझा इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन पुल का इफेक्ट आपको समझ में आया?
उसकी वजह से हमने साथ साथ सरफेस टेंशन का भी रूल देखा, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वाटर का वो वेपर फॉर्म में हो रहा है, लेकिन जो ड्रॉ किया जा रहा है वो वाटर वो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड में फॉर्म में वाटर की सरफेस टेंशन उससे कहीं ज्यादा है, किससे? वेपर से। इसीलिए ये जो लीफ सर, ये जो स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी टिश्यू की जो सेल्स है मेसोफिल सेल्स, इनकी सरफेस पे जो वाटर की फिल्म डेवलप हुई थी वो एक टेंशन में है, और इस टेंशन का कलेक्टिव इफेक्ट किस पे आया है? स्टेम के जाइलम पर, जिससे एक ट्रांसपायरेशनल पुल डेवलप हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पूरी हाइट तक जो वाटर कॉलम ऊपर पुल हो रहा है, ठीक वैसे जैसे स्ट्रॉ से जब हम जूस ऊपर सक करते हैं तो वो एक कॉलम के फॉर्म में स्ट्रॉ में ऊपर क्लाइंब कर जाता, चढ़ जाता है, लेकिन वो मेंटेन कैसे है? क्या ये सक्शन कंटिन्यू है? और इस इतनी ज्यादा हाइट तक हम बात कर रहे हैं तो ये बीच में से ब्रेक क्यों नहीं होगा? और इस वाटर कॉलम को कंटिन्यू बनाए रखने में कौन से फैक्टर हेल्प करेंगे? तो इसे समझाने के लिए डिक्सन एंड जॉली ने दो तरह के फोर्स की हेल्प ली। एक था कोहेशन फोर्स, इसका नाम हम सभी ने सुना होगा, हिंदी में हम इसे ससंजन बल कहते हैं। कोहेशन फोर्स का मतलब है ऐसा फोर्स जो एक ही टाइप के सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। मींस द टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर सब्सटेंस। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वही कोहेशन है। क्या वाटर में इतना सफिशिएंट अट्रैक्शन फोर्स है? हम सब जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका कलेक्टिव कोहेशन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसे हम नोटिस कर सकते हैं जब हम किसी ट्यूब से वाटर के मूवमेंट को देखते हैं किसी पुश के थ्रू। मान लीजिए आपने मोटर जो वाटर को पंप करती है उसे ऑन किया, और एक रबर ट्यूब से आप वाटर को जाता देख रहे हैं, तो आप क्या पाएंगे? उस रबर ट्यूब से निकलने के बाद वाटर एक कॉलम बनाता हुआ आगे गिरता है। तो वो कॉलम क्यों मेंटेन है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कोहेशन फोर्स है। तो दैट कोहेशन फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ससंजन बल जल के अणुओं के बीच में हमेशा उपस्थित होता है, और ये ससंजन बल इस पूरे जल स्तंभ को, वाटर कॉलम को टूटने नहीं देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसके मेंटेन रहने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको समझ में आया कोहेशन फोर्स का रोल? इसी के साथ एक और टाइप का फोर्स भी यहाँ पैरेलली काम कर रहा है, एंड दैट इज एडहेशन, आसंजन बल। एडहेशन फोर्स को डिफाइन किया जाता है एक ऐसा फोर्स जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन को बनाता है। दो अलग अलग पदार्थों के बीच में, उनके अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल आसंजन बल है, जो उन्हें एक दूसरे से स्टिक करके रखता है, उन्हें एक दूसरे से चिपका के रखता है। जैसे आप सभी नोटिस कर रहे हैं कि इस चॉक के जो पार्टिकल हैं और इस ग्रीन बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में एडहेशन है, और ये इसके कोहेशन से ज्यादा है, इसीलिए चॉक जैसे बोर्ड पे टच की जाती है वो वहां पे अपना इंप्रेशन छोड़ देती है। लेकिन अगर मैं कोई वुड पीस या कोई आयरन रॉड लेके इसमें टच करूं तो कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि उनके बीच का कोहेशन ज्यादा है बजाय एडहेशन। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स का आपसी कोहेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वो वाटर कॉलम जिस एलिमेंट में ऊपर चढ़ रहा है, वो जल स्तंभ जिस तत्व में होके ऊपर जा रहा है, वो क्या है? वो जाइलम के ट्रेकेरी एलिमेंट हैं, जाइलम के वाहिकीय तत्व हैं, जिनमें क्या क्या शामिल है? ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। और ट्रेकीड्स एंड वेसल्स एनाटॉमी में हम इनके बारे में जानेंगे। ट्रेकीड्स और वेसल्स की जो वॉल होती है ये अंदर से डेड एलिमेंट है, तो ये अंदर से तो होलो है ही, लेकिन इनकी जो वॉल है, जैसे हम ट्रेकीड्स को मेंशन करें तो ये एंड वॉल इस तरह से पिटेड वॉल रखते हैं, और साथ में पूरी सरफेस पिटेड रहती है, और अंदर से जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। सेलुलोज और पेक्टिन के जो सब्सटेंस है वो वाटर को ड्रॉ करने की एबिलिटी रखते हैं, वाटर को अपने साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी कि ट्रेकीड्स और वेसल्स की जो भित्ति है, जो वॉल है, वो वाटर को अपनी सरफेस पे चिपका के रख सकती है। इसलिए भी वाटर कॉलम मेंटेन रहता है, क्योंकि ट्रेकेरी एलिमेंट की वॉल का एडहेशन फोर्स भी इस पर अप्लाई होता है। तो ये कोहेशन और एडहेशन फोर्स मिलकर इस वाटर कॉलम को ब्रेक नहीं होने देते, और ट्रांसपायरेशनल पुल के कलेक्टिव इफेक्ट से
बाष्पोत्सर्जन कर्षक के एक कह सकते हैं हम सम्मिलित प्रभाव से ये जल स्तंभ अत्यधिक ऊंचाई तक भी लगातार बना रहता है और जड़ के जाइलम से, तने के जाइलम से होता हुआ ये पत्तियों की संवहन आपूर्ति जो वेस्कुलर सप्लाई है वेन्स और मिडरिप की फॉर्म में वहां तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार पादपों में बहुत ऊंचाई तक भी जल का स्थानांतरण प्रसारोहण प्रक्रिया द्वारा होता है। और इसे समझाने में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन टेंशन थ्योरी बाय डिक्सन एंड डॉयलर। इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने आपको बताया। सबसे पहला ट्रांसपायरेशनल पुल, जिसका मतलब आप समझ ही गए, लीफ ने वाटर वेपर को रिलीज किया, उस वाटर वेपर की वजह से लीफ के स्पॉन्जी टिश्यू की सरफेस पे जो वाटर फिल्म थी उसमें सरफेस टेंशन डेवलप हुई, उसने पास वाली सेल से वाटर को रिसीव किया। उन सब का इफेक्ट किस पर आया? उन सब का इफेक्ट आया वेन्स में मौजूद जाइलम के वाटर पर, लगातार वहां से वाटर लिया गया जिसका इफेक्ट मिडरिप पर आया, मिडरिप से वो इफेक्ट स्टेम पर आ गया, ब्रांचेस से होता हुआ। कुल मिलाकर स्टेम के जाइलम पर एक सक्शन, कंबाइंड सक्शन डेवलप हो रहा है इस पूरे प्लांट के एरियल पार्ट्स की वजह से, और वही एक वाटर कॉलम को मेंटेन करता है। उस सक्शन को कलेक्टिवली कहा गया ट्रांसपायरेशनल पुल। ध्यान देने की बात क्या है कि इस पूरे स्टेम के जाइलम में वाटर एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट को फील कर रहा है, ऊपर की तरफ एक पुल फोर्स लग रहा है और नीचे से वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारा वाटर होते हुए भी ये नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट में रहता है, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फील करता है। जबकि हमने क्या देखा था अब तक, जहां पर भी वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बनाता है। पर ध्यान रखें ड्यूरिंग एसेंट ऑफ सेल स्टेम के जाइलम में वाटर हमेशा इसमें रहता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होती है जो एक पुल की फॉर्म में होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कोहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और इसका ट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतना ज्यादा होता है कि बहुत हाइट तक भी वाटर कॉलम को ये ब्रेक नहीं होने देता। और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडहेशन। एडहेशन इस पूरे जो ट्रेकियरी एलिमेंट है इसकी वॉल में मौजूद मटेरियल सेलुलोज और पैक्टिन जैसे उनमें तथा वाटर के बीच में लगता है और इस एडेशन फोर्स से भी ये वाटर कॉलम मेंटेन होता है। तो इस तरह से हमने 3 एलिमेंट्स को देखा, ट्रांसपायरेशनल पुल, कोहेशन, एडेशन को हम कलेक्टिव कंसीडर कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सरफेस टेंशन है। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स वेपर फॉर्म, यानी जो तरल जल के रूप में है उसके तरल रूप में जो तनाव उसमें है, वो सरफेस टेंशन उसमें है, वो उसके वाष्प रूप से ज्यादा होती है। तो जो वेपर रिलीज होती है उससे कहीं ज्यादा सरफेस टेंशन उसके लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसकी लिक्विड फिल्म जो इसके ऊपर थी वो कर्वी होती है और पास से वाटर को ड्रॉ करती है। यानी जो पृष्ठ तनाव के कारण स्पंजी टिश्यू के ऊपर जो वाटर की जो एक पतली लेयर बन गई है, फिल्म हम उसे कह रहे हैं, वो एक तरह से वक्रित हो जाती है और पास से जल आकर्षित करती है। ओके, तो इन सभी चीजों को हमने देखा और इनकी मदद से हमने ट्रांसपायरेशनल पुल, कोहेशन, टेंशन थ्योरी की मदद से हमने समझा एसेंट ऑफ सेल। देखिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि प्लांट के अंदर हम एंटर होके इस बात को महसूस करें कि ये कैसे जल ऊपर जा रहा है, ऐसा कोई तरीका नहीं। लेकिन ये जो थ्योरीज है इस पर बेस्ड कुछ ऐसे मॉडल डेवलप किए गए, आर्टिफिशियल साइमुलेशन मॉडल बनाए गए इस पर आधारित, जिनकी मदद से हमने इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं फैक्टर्स को अप्लाई करते हुए बहुत ज्यादा हाइट तक वाटर के मूवमेंट को हमने दिखाया। हम ये कह सकते हैं कि इन सब फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए अगर हम एक आर्टिफिशियल मॉडल डेवलप करें तो उसमें वाटर के मूवमेंट को हम किस हाइट तक शो कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि 130 मीटर की हाइट तक इस तरीके से पानी ले जाया जा सकता है, जबकि मैक्सिमम हाइट किसी भी प्लांट की क्या नोटिस की गई है 100 मीटर। तो इसका मतलब है
कि ये मॉडल और इसमें यूज होने वाले फोर्सेस इस मूवमेंट के लिए, वाटर के इस मूवमेंट के लिए सफिशिएंट है, ये पर्याप्त बल उत्पन्न करते हैं जिससे जल अधिकतम ऊंचाई के पादपों में भी पहुंच सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। ओके, तो हमने समझा एसेंट ऑफ सेप को समझाने वाली सबसे एप्रोप्रिएट थ्योरी, और वो थी एसेंट ऑफ सेप से रिलेटेड ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन थ्योरी। लेकिन यहाँ पर एक दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें एसेंट ऑफ सेप के दौरान ध्यान रखना होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है रूट प्रेशर। तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या है और ये कैसे इसमें मददगार है। तो देखिए रूट प्रेशर, आपको ये जान लेना चाहिए कि डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी बाद में आई थी, उससे पहले प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले फेमस नाम है प्लांट फिजियोलॉजी के फील्ड में, उन्होंने रूट प्रेशर थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया था और इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन भी किया था। तो इन्होंने मूल दाब, हिंदी में इसे मूल दाब कहते हैं, मूल दाब सिद्धांत को समझाया भी और प्रायोगिक रूप से इसका प्रदर्शन भी किया। तो मूल दाब सिद्धांत क्या है और इसका क्या महत्व है हम देखते हैं। देखिए हम सब ने जड़ों में वाटर एब्जॉर्प्शन को समझा है, और जड़ों में जो वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ था उसमें स्टेम के जाइलम में जब वाटर कलेक्ट हुआ था तब हमने देखा था कि जड़ों के चारों ओर से जो रूट्स थी उनमें चारों ओर से वाटर आकर कहाँ कलेक्ट हो गया था, कलेक्ट हो गया था जड़ों के जाइलम में, रूट जाइलम में वाटर चारों ओर से आके कलेक्ट हुआ। लेकिन हमने एक बात और देखी थी कि इस वाटर के साथ डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिनरल्स थे, पर वाटर की एंट्री होने के और मिनरल की एंट्री होने के तरीकों में फर्क है। वाटर आपको प्लास्टिक पाथवे से आ सकता है, कई सारे मिनरल उसमें डिसॉल्व होके आ सकते हैं, लेकिन एक प्लांट की मिनरल रिक्वायरमेंट भी अलग-अलग होती है डिफरेंट प्लांट्स की, और सॉइल सॉल्यूशन में मिनरल का जो कंसंट्रेशन है वो भी अलग-अलग होता है। मिनरल एब्जॉर्प्शन में हम इस बात को डिटेल में देखेंगे। तो मिनरल्स का जो एपोप्लास्टिक पाथवे से पैसिव एब्जॉर्प्शन है, इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को रूट एक्टिवली भी सीक्रेट करती हैं स्टेम के जाइलम में। रूट की लिविंग सेल्स एक्टिव सीक्रेशन करती हैं, सक्रिय रूप से स्रावित करती हैं खनिजों को जड़ के जाइलम में। यानी जड़ के जाइलम में जो वाटर है, जो सैप सॉल्यूशन है, उसमें मिनरल्स कुछ तो पैसिवली आ गए हैं, बहुत सारों को जड़ सक्रिय रूप से इसके अंदर ट्रांसफर कर रही है क्योंकि उनकी जरूरत प्लांट को हो सकती है और वो अपने आप आना उनका पॉसिबल नहीं है, तो मेम्ब्रेन्स जो है उनको क्रॉस करके उन्हें आना पड़ रहा है, जिसके लिए रूट सेल एक्टिवली उन्हें अपनी मेम्ब्रेन से गुजरने का रास्ता दे रही है, बल्कि कई बार एनर्जी भी खर्च कर रही है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रूट सेल्स के द्वारा मिनरल्स का एक्टिव सीक्रेशन हुआ है किसमें, रूट के जाइलम में। चलो एक्टिव सीक्रेशन हो गया, पर इससे क्या हुआ, इससे रूट के जाइलम में मौजूद वाटर के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज हो गई और इस तरह से रूट जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बढ़ गया। रूट जाइलम का ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हो गया, किसकी वजह से, इस एक्टिव सीक्रेशन ऑफ मिनरल्स की वजह से। तो हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, जब रूट सेल्स रूट जाइलम में मिनरल्स का एक्टिव सीक्रेशन करती हैं तो रूट जाइलम में मौजूद सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब आप देखिए, जब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ये और ज्यादा वाटर को कलेक्ट कर सकता है। एक्टिवली जो वाटर आ रहा है, ऑस्मोटिकली जो वाटर आ रहा है, वो इसमें और ज्यादा कलेक्ट होगा और वो वाटर जब यहाँ इकट्ठा होगा तो नीचे की तरफ एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जब आप देखिए किसी रिजर्वायर में वाटर अगर कंटिन्यूअसली एंटर करे तो फिर वाटर वहां से बाहर निकल जाएगा, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि चारों तरफ से उसकी एंट्री हो रही है। ठीक वैसे ही यहां पर
जाइलम सैक में ऑस्मोटिक प्रेशर मिनरल्स के एक्टिव सीक्रेशन से बढ़ गया था तो आसपास से वाटर और एंटर हुआ, और जब ज्यादा वाटर एंटर हुआ तो फिर उसने आने वाले वाटर ने जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या डेवलप किया उसकी वजह से इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो रूट सेल्स के एक्टिव सीक्रेशन करने से किसके, मिनरल्स के, तो रूट सेल्स जब इस रूट के जाइलम में मिनरल्स का एक्टिव सीक्रेशन करते हैं तो वहां ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से जो वाटर की एक्स्ट्रा एंट्री होती है वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनाती है वही रूट प्रेशर। हम कैसे समझा सकते हैं, सिंपली द रूट प्रेशर caused by additional amount of water or caused by the already present water in root solution which is a kind of hydrostatic pressure. So this hydrostatic pressure provided a push by which water ascends into stem xylem. मूलतः जड़ों के जाइलम में उपस्थित जल के कारण उत्पन्न एक द्रव स्थैतिक दाब है जिसके कारण जड़ के जाइलम से जल तने के जाइलम में ऊपर की ओर चढ़ता है। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई मूवमेंट होता है, क्या वास्तव में ऐसा कोई प्रेशर होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली शो किया गया। कुछ हर्बेशियस प्लांट के स्टेम को बीच में से कट कर दिया गया। इस कट स्टेम के हम वर्ड यूज करते हैं स्टम्प, और इस स्टम्प की जो कट सरफेस है, ये जो कट सरफेस है, फ्रॉम दिस कट सरफेस वाटर ओजेस आउट ड्यू टू रूट प्रेशर। लगातार यहाँ से जब पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको कैसे दर्शाया गया, इसको शो करने के लिए इससे एक मरकरी कॉलम को जोड़ दिया गया। यहाँ से एक ऐसा एक कांच की ट्यूब यहाँ यूज की गई जिसमें इस तरीके से कर्व था और उसके अंदर मरकरी को फिल कर दिया गया। जब यहाँ पर वाटर इसमें से बाहर निकला तो वाटर ने मरकरी को पुश किया, पारे को पुश किया और मरकरी का कॉलम इंक्रीज हो गया, पारे का स्तंभ यहाँ बढ़ गया। तो इस तरीके से प्रीस्टले ने एक स्टम्प, एक कटे हुए तने की मदद से रूट प्रेशर को होता हुआ दिखाया। रूट प्रेशर की वजह से वाटर का ascending मूवमेंट शो किया। तो ऑलवेज फ्रॉम अ कट सरफेस ऑफ एन herbaceous stem वाटर ओजेस आउट। किसी शाकीय पौधे के तने से, कटे हुए तने से पानी बाहर आएगा, हमें वो नजर भले नहीं आए पर उसके वजह से ऊपर की ओर एक दाब लग रहा है। बेसिकली जो दाब नीचे से लग रहा है उसकी वजह से वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। इसी को बूंदा कहा जाता है। तो क्या बूंदा सभी पौधों में होता है? क्या जल के ऊपर जाने में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका है? तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये बूंदा बहुत अधिक ऊंचाई तक जल को स्थानांतरित नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू इतनी नहीं। दूसरी बात, ये केवल आपको शाकीय पौधों में दिखाई देगा, शाक हर्ब्स यानी ऐसे प्लांट जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। दूसरी बात, ये आपको केवल ऐसे टाइम पर नजर आएगा जब ट्रांसपायरेशनल पुल बहुत कम है, जैसे सुबह के समय या जो नाइट का टाइम है, जब सनलाइट नहीं है, जब वाटर का लॉस कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, तो ट्रांसपायरेशनल पुल जब एब्सेंट होते हैं तब रूट प्रेशर प्रेजेंट होता है। हर्बेशियस प्लांट में हम इसे नोटिस कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रीज में इसकी प्रेजेंस केवल लिमिटेड पीरियड के लिए है। जब ट्रांसपायरेशनल पुल एब्सेंट है तब वाटर कॉलम को पीछे से एक पुश देकर उसको मेंटेन करने में इसकी भूमिका, यानी जल की अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंचने में इसकी भूमिका नहीं है, पर जो जल स्तंभ इसे पहुंचा रहा है उसे बनाए रखने में इसकी भूमिका तब है, इसका रोल तब है जब ट्रांसपायरेशनल पुल कमजोर पड़ गया है। जब ट्रांसपायरेशनल पुल नहीं है, केवल उस टाइम पे ये उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। अदरवाइज ये केवल हर्बेशियस प्लांट्स में देखा जाता है और इसकी वजह से हम एसेंट ऑफ सैप को तो नहीं समझा सकते, पर दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना इससे समझाई जाती हैं, जिसमें से एक का नाम है गटेशन, हिंदी में इसे कहते हैं बिंदुस्राव, आपने नाम सुना होगा गटेशन, और दूसरा है ब्लीडिंग। तो देखें यहाँ पे गटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उन लीव्स की, स्पेशली हर्बेशियस प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स के टिप पर एक लूज टिश्यू होता है, जिस लूज टिश्यू में छोटे छोटे पोर डेवलप होते हैं।
जिन्हें बोला जाता है हाइडेटोड जल रंध्र। इन जल रंध्रों से हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पत्तियों के सतह पर सुबह के समय, सर्दियों में स्पेशली जब टेम्परेचर डाउन होता है उस टाइम सुबह के टाइम पत्तियों की सरफेस पर वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं। ये वाटर ड्रॉप प्योर वाटर नहीं होते, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के सॉल्यूट मौजूद होते हैं, पर ये वाटर ड्रॉप के इनसे बाहर निकलने के पीछे जो चीज जिम्मेदार है, जो फैक्टर जिम्मेदार है, वो रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर की वजह से जो वाटर एसेंट हो रहा है स्टेम में, वही फाइनली एक पे प्रेशर लगाता है और उस प्रेशर की वजह से इन छोटे छोटे पोर्स से, जिन्हें हम हाइडेटोड जलरंध्र कहते हैं, पत्तियों के सिरों से जल की बूंद इकट्ठी हो जाती है बाहर आकर, और ये हम सर्दियों की सुबह में देख सकते हैं। तो गटेशन जो प्रोसेस है, बिंदुस्राव जिसे कहा जाता है, वो किसके कारण होता है? वो रूट प्रेशर के कारण होता है। दूसरी बात, एक और प्रोसेस है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब है कि किसी प्लांट पार्ट में अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई उसमें कट लग जाए, वहां से अगर कोई सब्सटेंस बाहर निकल रहा है, कोई लीक केस की वजह से यहाँ पे एक्सुडेट बाहर निकल रहा है, यानी किसी क्षतिग्रस्त भाग से अगर कोई स्राव बाहर आता है, तो उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में हम देख सकते हैं कि उसमें हमें कट लगा दें तो कुछ सब्सटेंस निकलने लगता है। रबर का नाम आपने सुना होगा, रबर इसी तरह से इकट्ठी की जाती है। बहुत सारे पौधों के लीव्स जब वहां से टूटती है तो वहां से लेटेक्स बाहर आने लग जाता है। टॉडी एक प्लांट है, ताड़ का नाम आपने सुना होगा, जिससे एक लिक्विड कलेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके पाम को हम टॉडी पाम कहते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज उससे बनाए जाते हैं। ये सभी प्लांट में इंजरी लगा के, यानी प्लांट टिश्यू को इंजर्ड करके प्लांट में एक चीरा लगा देते, कट लगा देते, वहां से प्लांट के अंदर से एक्सुडेट बाहर आता है। उसके पीछे भी ये रूट प्रेशर जिम्मेदार होता है, ये पुश जिम्मेदार होता है। इस वजह से कोई भी कट लगने पर वहां से स्राव बाहर निकलने लग जाता है, जिसे ब्लीडिंग कहते हैं। प्लांट से कई सारे यूजफुल मटेरियल ऐसे कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने रबर का नाम लिया, जैसे टॉडी पाम से अल्कोहल लिया जाता है। पहले शुगर फॉर्म में आता है, फिर उसे फर्मेंट करके अल्कोहल डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर ब्लीडिंग प्रोसेस बहुत काम का प्रोसेस है। हमारे लिए इकोनॉमिकली इसका बेनिफिट होता है, जिससे हम कई सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। पर ब्लीडिंग और गटेशन, इन दोनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर एसेंट ऑफ सेल को तो नहीं समझाता, पर ब्लीडिंग और गटेशन दो प्रोसेस इससे डायरेक्टली लिंक होते हैं। अब एक और चीज, एक और एविडेंस जिससे हम कह सकते हैं कि रूट प्रेशर का रोल एसेंट ऑफ सेल में नहीं है, उसके लिए याद कीजिए वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने रूट को, सेल्स को नीचे से पूरी तरह से हटा दिया था, या फिर हमने उनको डेड कर दिया था। उसके बाद एसेंट ऑफ सेल हो रहा है। तो रूट प्रेशर के लिए तो रूट की लिविंग सेल का एक्टिव सीक्रेशन जरूरी है। जब यहाँ लिविंग सेल डेड हो गई, या नीचे से हमने रूट को ही हटा रखा है, उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि स्टेम के बेस से वाटर का असेंडिंग मूवमेंट जारी है। इसका मतलब रूट प्रेशर का सिग्निफिकेंट रोल वाटर के असेंडिंग मूवमेंट में नहीं है। दूसरा रीजन, एट द टाइम when transpiration rate are very high, ऐसा समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत उच्च होती है, जैसे दोपहर का समय, तब रूट प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, पर उस टाइम वाटर एब्जॉर्प्शन प्लस एसेंट ऑफ सेल अपने मैक्सिमम रेट पर होता है। इसका मतलब रूट प्रेशर का रोल एसेंट ऑफ सेल में नहीं है। फिर रूट प्रेशर का रोल किस चीज में है? एक तो गटेशन में और ब्लीडिंग में। दूसरा, एसेंट ऑफ सेप के दौरान जब ट्रांसपायरेशनल पुल वीक होते हैं, जब वाष्पोत्सर्जन कर्षण कमजोर पड़ जाते हैं, तब ये एक पुश के रूप में वाटर कॉलम को मेंटेन रखने में मददगार होता है। तो रूट प्रेशर थ्योरी ये डिक्सन जर्नी की ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी से पहले आई थी। शुरुआत में लोगों ने इसे इंपॉर्टेंस दी, बाद में समझ में आया कि इसका असली रोल किन चीजों में है। एसेंट ऑफ सेप में पूरा रोल डायरेक्ट रोल उसका नहीं है। ओके, तो इस तरह से आज हमने समझा एसेंट ऑफ सेप और उससे रिलेटेड डिफरेंट थ्योरी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी ट्रांसपायरेशनल पुल कोहेशन थ्योरी,
उसको हमने बहुत डिटेल में समझा है। इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें और इसके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को आप एक बार जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर लगभग वो सारी बातें मेंशन की गई हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर में आपके मेंशन है। ओके, तो आप इसको देखिए और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे आगे का एस्पेक्ट जो है ट्रांसपायरेशन वो समझाऊंगा। इसके अलावा कुछ एक जो टर्म्स हमने अब तक मिस कर दी हैं डिस्कशन में, जैसे वाटर के मूवमेंट के लिए मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम एक्वापोरिन्स बोलते हैं, उनको मैंने मेंशन नहीं किया। तो पोरिन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइप के प्रोटीन्स के बारे में, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। इसको भी हमने ड्यूरिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने मिस कर दिया था। तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जिसमें ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लस ये कुछ ब्रीफ टॉपिक, इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लेक्चर्स को आप देखिए और जो भी बात आपको नहीं समझ में आए आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।